हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई एम डीके एंड आई एम वेलकम यू टू चैनल मैथ्स विद डीके। तो आज हम एक नया चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि मैथ नहीं है। इसका मतलब आज हम एक नया चैप्टर नहीं, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो नया सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी होगी। बस आप लोगों को एक बार, सिर्फ एक बार वीडियो पूरा एंड तक देखना है। उसके बाद से आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये जो यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाई गई है, जो भी कंटेंट आपके पास डिलीवर की गई है, उसमें क्या कोई गड़बड़ी है, क्या वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चलो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग का जो आज का टॉपिक होगा वो होगा क्या, हैदर अली। तो मैं इस टॉपिक में हैदर अली को ही क्यों उठाया, देखो हैदर अली से चीज़ों को यहाँ से देखो, मैं एक एज ए कहानी, एकदम कहानी की तरह सारी चीज़ों को आपके सामने रखूँगा और इसमें जितने भी रेलिवेंट पॉइंट हैं हर एक पॉइंट आपको साथ में याद कराते हुए चलूँगा। इस बात की तो गारंटी है कि आपको हर एक वो पॉइंट याद होंगे ही होंगे, विथ डेट याद होंगे। ऐसा नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, ईयर याद होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर रख दें और सब कुछ एकदम मिक्स हो जाए, बिल्कुल नहीं। बस आप लोगों को क्या है, बस ध्यान से समझना है। आप लोग अपना कॉन्शियस माइंड खोल के बैठे रहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा देखने में, तब तक आप लोगों को चीज़ें याद होने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो चलो देखो, आज से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हैदर अली के बारे में। तो देखो पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है। हैदर अली, इसमें क्या है, अगर ऐसे बोले तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ साइंस ही पढ़ा सकता हूँ। भाई देखो, बैकग्राउंड साइंस, हिस्ट्री, देखो मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। जहाँ जहाँ जो जो बुक ज़रूरत पड़ती है उसको मैं पढ़ा, फिर उसके बाद से आपके सामने जो भी कुछ है ढूंढ 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 कर हर एक पॉइंट लेकर आया है। तो देखो इसमें हैदर अली के बारे में अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बस आप लोगों को क्या है, ध्यान से सुनना है और ये वीडियो देखते हैं कि इसमें देखो क्या क्या पॉइंट इसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ। तो देखो इसमें यह है कि हैदर अली के बारे में, हैदर से स्टार्ट करेंगे कहानी को, इसको हैदर को आगे बढ़ाते बढ़ाते लेकर जाएंगे। फिर इसमें इसी के बीच में एक आएगा कर्नाटक वॉर आएगा, जिसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 कर्नाटक वॉर होंगे। तीनों के बारे में देखो, फर्स्ट और थर्ड, इन तीनों दोनों के, फर्स्ट और थर्ड के बारे में ब्रीफ डिस्कशन होगा। सेकेंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा होगा। वैसे फर्स्ट में भी थोड़ा डिस्कशन ले लेंगे ज़्यादा, देखते हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हर एक पॉइंट कवर किया जाएगा। बस, और ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, इस बात की तो आप गारंटी है कि आपको हर एक पॉइंट याद होगा। क्योंकि एक बार आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद से बताइएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं। ये भी बात आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखो हैदर अली के बाद कर्नाटक वार में आएंगे। कर्नाटक वार के बाद उसके बाद से आ जाएंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब एंग्लो मैसूर वार। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में 4 हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। और यहाँ पर थोड़े हैदराबाद के बारे में डिस्कस कर लेंगे, थोड़े कर्नाटक के नवाब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी, एक भी ऐसा पॉइंट आपका नहीं यहाँ पर होगा कि जो ये आपको कहने के लिए मिल जाए कि हाँ ये पॉइंट छूटा है। बस एक बार आप देखते हो। तो देखो पहले हैदर अली से स्टार्ट करते हैं। तो देखो किसी भी पर्सनालिटी का जब हम नाम लिखते हैं, किसी भी पर्सनालिटी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि उसके बारे में, देखो इसके बारे में सबसे पहले इसके डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म के बारे में सबसे पहला हम बात करते हैं, ठीक है, यानी बर्न। देखो हर एक पॉइंट मैं इंग्लिश में लिखूंगा लेकिन बोलूंगा हिंदी में। तो आप लोग अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग हिंदी में क्या कहें, हिंदी में लिखते रहिएगा। तो देखो क्या है कि बर्न, जन्म कब से कब है, तो जन्म के बारे में कोई फिक्स डेट नहीं पता है। तो 1770 से 1722 तक है। तो देखो अब जब डेट फिक्स नहीं है तो इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, पहली बात। चलो एक तो हट गया।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इस पॉइंट पर ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब भी नहीं रहा। अब देखो नेक्स्ट आते हैं कि फादर के बारे में। तो हैदर अली के फादर का क्या नाम था? तो हैदर अली के फादर का नाम क्या था? फैथ मोहम्मद। फैथ मोहम्मद। अच्छा, अब हैदर अली के फादर के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं इस बात का, यानी इसमें क्या कोई रेलिवेंट पॉइंट है, क्या कोई इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको आगे मिलेगा। तो देखो फैथ मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फैथ मोहम्मद, तो इनका बर्थ प्लेस, अच्छा बर्थ प्लेस क्यों लिखा? क्योंकि बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान, जन्म स्थान इनका है कोलार। और जो लोग ज्योग्राफी थोड़े बहुत पढ़े होंगे उनको ये बात जरूर दिमाग में क्लिक किया होगा कि कोलार कहीं ना कहीं नाम सुना हुआ है। और ये नाम कहाँ सुना हुआ है? तो मैं बता देता हूँ। कोलार जो है, कोलार और हट्टी की खान, ये किस लिए फेमस है? कि गोल्ड माइन के लिए। किसके लिए फेमस है? गोल्ड माइन के लिए फेमस है कोलार और हट्टी की खान। और ये है कहाँ? ये है कर्नाटक में, इस समय कर्नाटक में है। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिल सकता है। तो कोलार पहले किस लिए फेमस कैसे है? तो फेमस फॉर गोल्ड माइन, गोल्ड माइन, मिल्क प्रोडक्शन, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है, क्या है? सोमेश्वर टेम्पल, सोमेश्वर टेम्पल यानी सोमेश्वर मंदिर। तो देखो अभी तक फैथ मोहम्मद से रिलेटेड कितने पॉइंट? तो ये पॉइंट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें से गोल्ड माइन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और सोमेश्वर टेम्पल इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जब भी, जैसे कभी कभार ऐसा होता होगा कि जब आप टेस्ट में बैठते हैं या कहीं मॉक टेस्ट या तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम वाले टेस्ट या एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि समझ में ही नहीं आता है कि आखिर में इस क्वेश्चन को क्यों पूछा। उसका मतलब कोई वो लिंक ही नहीं मिलता है कि आखिर में क्यों पूछा। तो वो जो पॉइंट होते हैं वो ऐसे ही इसी तरीके से लिंक्ड होते हैं, कहीं ना कहीं से ऐसे ही लिंक्ड होते हैं, वो थोड़े से अंदर चले जाते हैं। एग्जाम क्या होता है कि देखो अगर सरफेस में क्वेश्चन है, सरफेस में क्वेश्चन क्या है? हैदर अली का फादर हो गया, ये सरफेस का क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब फादर से रिलेटेड ये पॉइंट अगर जहाँ पर अंदर तक आ गए, तो अब अगर इधर से क्वेश्चन बनेगा तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल यानी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। तो चलो देखो ठीक है, तो हैदर के फादर के बारे में अब देखते हैं कि हैदर के फादर से रिलेटेड और क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले हैदर के पिता कहाँ पर काम कर रहे थे? तो सर्व्ड, कहाँ पर काम कर रहे थे? सर्व्ड अंडर द नवाब ऑफ कर्नाटक। तो सबसे पहले हैदर अली के फादर, हैदर अली के पिता कर्नाटक के नवाब के अंडर में काम कर रहे थे। उनका काम क्या था? तो यहाँ पर 50 सैनिकों का ग्रुप था जिसको कमांड कौन कर रहा था? फैथ मोहम्मद यानी हैदर अली के पिता कर रहे थे। अब ये यहाँ पर क्या हुआ, यानी 50 मेंबर का जो ग्रुप था, उसमें 50 मैन का यानी 50 मैन का जो ग्रुप था, उसमें ये उनका काम क्या था? तो बम्बू रॉकेट सिग्नलिंग का काम होता था। इसमें इनका काम क्या होता था? बम्बू रॉकेट, बम्बू रॉकेट सिग्नलिंग। बम्बू रॉकेट सिग्नलिंग, तो बम्बू रॉकेट सिग्नलिंग का काम क्या होता था? इसमें ऐसा होता था कि जैसे कि सिग्नल देना है, मान लो जैसे कि 1 किलोमीटर दूर तक कोई सिग्नल भेजना है, तो और एकदम जल्दी भेजना है, तो वहां तक कोई जल्दी से नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह से एयर में रॉकेट को लॉन्च किया जाता था। तो उससे क्या होता था? सिग्नल मिल जाता था, आगे सैनिक को सिग्नल मिलता था, वो अपने आगे को ट्रांसफर करता था। इस तरीके से कभी कभी कोई अचानक हमला हो गया तो उस समय ये सब काम आता था। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले फैथ मोहम्मद नवाब यानी कर्नाटक के नवाब के अंडर में काम कर रहे थे। उसमें वो बम्बू रॉकेट सिग्नलिंग यानी इसी का कमांडर थे। और उसमें कितने ग्रुप थे? 50 मैन थे। चलो इसके बाद से अब यहाँ से कर्नाटक के बाद से वो कहाँ चले गए? कर्नाटक के बाद से फैथ मोहम्मद चले गए कहाँ? मैसूर चले गए।
कहाँ चले गए? मैसूर। मैसूर में उस समय किस राजा का कौन सी डायनेस्टी थी? तो मैसूर में उस समय डायनेस्टी थी, डायनेस्टी वोडिया डायनेस्टी। उस समय कौन सी डायनेस्टी थी? वोडिया डायनेस्टी थी। और इस डायनेस्टी का राजा कौन था, यानी किंग कौन था? कृष्णा राजा। राजा वोडियार, कृष्णा राजा वोडियार सेकेंड। यहाँ का शासक कौन था? कृष्णा राजा वोडियार सेकेंड। तो ये चले गए, फैथ मोहम्मद चले गए मैसूर चले गए। मैसूर में वोडियार राजा के अंडर में ये काम करने लगे। अब वहाँ पर ये मतलब काम करते करते एक अच्छा इंपॉर्टेंट पोस्ट पर पहुँच गए, जिसके वजह से वोडियार राजा ने खुश होकर इनको वहाँ के यानी बुड्डी कोटी का जागीर प्रोवाइड किया। क्या? बुड्डी कोटी का जागीर, यानी बुड्डी कोटी का जागीर प्रोवाइड किया। जागीर का क्या मतलब होता है? तो बुड्डी कोटी का जागीर प्रोवाइड किया। जागीर का मतलब होता है कि कुछ जमीन का कुछ पार्ट होता है जो कि दे दिया जाता है। तो जागीर दो तरीके से दिया जाता है। दो तरीके से का मतलब एक तो कंडीशनल होता है और एक नॉन कंडीशनल होता है। कंडीशनल में जो भी जमीन किसी को दिया जाता होगा, राजा जब भी कोई जमीन देता था उसको उसके ऊपर अगर कोई कंडीशन रखता है तो कंडीशनल में आ जाएगा। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो वो नॉन कंडीशनल में आ जाएगा। नॉन कंडीशनल में अगर देखें तो बहुत पहले, थोड़े से पहले चले जाएं तो आप नाम सुने होंगे इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश देता था जमीन, यानी वो जो जमीन इल्तुतमिश देता था अपने सैनिकों को वो कहलाता था इक्ता। यानी जिस सैनिक को जमीन मिलती थी, यानी इक्ता इक्ता जिस सैनिक को मिलती थी वो इक्तादार कहलाता था। तो इक्ता में क्या होता था? इसमें कोई कंडीशन नहीं होता था। इसमें मतलब जमीन उसको दे दिया गया। इसमें कंडीशन देखें तो कंडीशन तो था ही, क्योंकि अगर जमीन दिया गया, लेकिन वैसे देखें तो इक्तेदार को जब जमीन दिया जाता था तो वो क्या होता था, अब जमीन उसके पास परमानेंट के लिए चला जाता था। अब उस पर मतलब राजा अब कुछ नहीं कर सकता था। तो जो अब वो जमीन उस इक्तेदार को होता था, वो इक्तेदार वहाँ का अब अगर वो मर जाता तो फिर वो जमीन उसके लड़के के नाम चला जाता, तो ऐसे ऐसे चला जाता था। ठीक है, तो जागीर में थोड़ा सा ये हो गया। इसके बाद से अब यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है बुड्डी कोटी जो है ये बर्थ प्लेस किसका है? बर्थ प्लेस है हैदर का। ये है बर्थ प्लेस हैदर का। अब यहाँ पर बुड्डी कोटी में ही हैदर ने जन्म लिया। तो इतने पॉइंट जो है वो फैथ मोहम्मद से रिलेटेड है। तो बस आप अब देखते हैं, अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप इतने लिख लीजिएगा। तो जो भी देखो, कोई भी इतना अगर हर एक चीज में अगर इतना ज्यादा आप पढ़ते चल रहे हैं तो इस बात की तो गारंटी है कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बने और आपसे छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, अगर एक बार में चीजें नहीं याद हो रही, वैसे मुझे नहीं लगता कि एक बार में सारी चीजें याद हो जाएगी। बस करना क्या है आप लोगों को, एक बार में नहीं तो दो तीन जितने बार हो देखकर हर एक पॉइंट याद कर ले। एक और इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम है, यानी इसका ब्रदर, हैदर का ब्रदर, इसका नाम है शाहबाज। देखो, तो देखो जब कैरेक्टर, जब हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं और उसमें अगर जितने कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, अगर उनका नाम हमको आराम से याद हो जाता है, तब क्या होता है कि जो डेट होती हैं वो भी हम इजीली याद कर लेते हैं। और उस कहानी को समझने में भी हमको क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत आराम से और बहुत आसानी से हम कहानी को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। और हर एक चीज़ एक सीक्वेंस वाइज, एक लेयर टू लेयर क्या होती है, दिमाग में फिट होती रहती है। तो इसी तरीके से जैसे जब हमें कहानी एकदम अच्छे से समझ में आती है तो वो किस माइंड में जाता है, वो कॉन्शियस माइंड में जाता है। कॉन्शियस माइंड में जो माइंड एक्टिव होते हैं, यानी आपके जो न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं। तो अब चलो देखते हैं, अब हम इसको हम करते हैं इरेज, क्योंकि यहाँ से थोड़ी बहुत कहानी हम लेके चलेंगे हैदर अली और शाहबाज की। क्योंकि अब देखो, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब एक कोई युद्ध हुआ, कॉम्बैट हुआ, जिसमें हैदर अली के फादर यानी फैथ मोहम्मद मारा गया। अब फैथ मोहम्मद के मरने के बाद अब ये दोनों हैदर अली और शाहबाज, इनके बारे में थोड़ा सा कहानी लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या है।
बस जैसे जैसे कहानी बता रहे हैं वैसे वैसे आप दिमाग में उसका इमेज बनाते रहिएगा। हर एक चीज आपको एकदम आराम से एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलो अब देखते हैं हैदर अली एंड शाहबाज। तो देखो अब इसके बारे में, जब इसके यानी हैदर अली के फादर की मृत्यु हो गई यानी युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, तो यहाँ से अब ये दोनों गए सबसे पहले काम करने के लिए किसके पास गए? ये दोनों सबसे पहले काम करने के लिए गए कर्नाटक के नवाब यानी सर्व अंडर द नवाब ऑफ कर्नाटक। कर्नाटिक, देखो कर्नाटिक इसको इंग्लिश में लिखेंगे कर्नाटिक, बोलेंगे हिंदी में कर्नाटक, तो आप लोग अपने हिसाब से लिखते रहिएगा। तो देखो सबसे पहले ये दोनों किसके पास गए? कर्नाटक के नवाब के पास गए, और यहाँ पर ये दोनों कुछ सालों तक काम किए, कुछ सालों तक ये लोग सैनिक बनकर रहे। इसके बाद से कर्नाटक के बाद से ये कहाँ चले गए? ये चले गए कहाँ चले गए? श्रीरंगपट्टनम चले गए, श्रीरंगपट्टनम। ये कहाँ चले गए? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहाँ था उस समय? तो मैसूर में था। ठीक है, अब यहाँ पर हैदर के अंकल, यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में हैदर अंकल यानी यहाँ पर हैदर के अंकल कौन थे? कौन काम कर रहे थे? हैदर के अंकल, हैदर के अंकल यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में काम कर रहे थे। किसके अंडर में? हैदर के अंकल किसके अंडर में? तो ग्वालियर राजा के अंडर में काम कर रहे थे। वहां पर ये क्या किए? अंकल ने, हैदर के अंकल ने हैदर और शाहबाज को किससे मिलवाया? हैदर के अंकल ने हैदर और शाहबाज को वहां के दलवाई से मिलवाया। दलवाई का क्या मतलब होता है? तो दलवाई का मतलब होता है कमांडर इन चीफ। इसी का मतलब होता है कमांडर इन चीफ, और इसी का मतलब होता है वर्चुअल रूलर। वर्चुअल रूलर क्या होता है? वर्चुअल रूलर का मतलब होता है कि जो वास्तविक शासक हो। जैसे कि इस समय अपने इंडियन गवर्नमेंट में क्या सिस्टम है? प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है। तो प्रेसिडेंट जी को क्या है? वो नॉमिनल, प्रेसिडेंट जी के पास नॉमिनल पावर होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास वर्चुअल पावर होता है। इसलिए अगर जो स्टेट यानी अपने कंट्री का अगर डिफेक्टो हेड पूछा जाए तो कौन होगा? डिफेक्टो हेड यानी भारत के जो डिफेक्टो हेड का मतलब देख लीजिएगा, तो भारत के डिफेक्टो हेड अगर पूछा जाए तो पीएम हो जाएंगे, यानी प्रधान। इस समय जो है अपने प्रधानमंत्री हैं वो हो जाएंगे डिफेक्टो हेड हैं, ठीक, जो कि वो अपना पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बाद से दलवाई। वहां का दलवाई कौन था? तो दलवाई था वहां का, यहाँ का दलवाई कौन था? देवा राजा था, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे देवराजा, देवा राजा। ठीक है, अब देखो देवा राजा, अंकल ने आकर इससे देवा राजा से मिलवाया। अभी एक यहाँ पर एक और कैरेक्टर का नाम यहाँ पर हमको याद रखना है, देवा राजा के ब्रदर के बारे में। तो देखो यहाँ मैं जितने भी नाम मेंशन कर रहा हूँ सबका कहानी में कोई ना कोई रोल एकदम फिक्स है, यानी सबका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, तभी यहाँ पर नाम लिखे जा रहे हैं। क्योंकि एक बात देखो, अगर आप कोई भी कहानी या कोई भी मूवी आप कुछ भी अगर देखते हैं, अगर उसमें नाम आपको याद नहीं हो तो कोई अगर नाम ले कि इसने ऐसा किया, ये किया, तो वहाँ पर दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। लेकिन अगर जितने भी कैरेक्टर हैं सबके नाम याद होते हैं तो कहानी हमको समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो भी कुछ नाम लिखे जा रहे हैं बस इनको क्या करना है? दिमाग में बैठाना है। जब बहुत सारे जब बीच में जब कर्नाटिक वॉर बताएंगे उसमें इन लोगों का भी रोल है, तो वहाँ पर जब मैं नाम लूंगा तो आप लोग के दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। अगर नंजा राजा का नाम ले रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि नंजा राजा कौन है? ये है दलवाई का ब्रदर है, यानी सॉरी देवा राजा का ब्रदर है, ब्रदर नंजा राजा।
ठीक है, नंजा राजा। तो इतने रोल यहाँ पर देखो, शाहबाज, इस शाहबाज और हैदर दोनों आए, कहाँ आए, सबसे पहले काम करने के लिए आए कर्नाटक के नवाब के अंडर में। इसके बाद से यहाँ पर कुछ वर्षों तक काम किया, वहाँ से आ गए मैसूर श्रीरंगपट्टनम में आए, अपने अंकल से मिले। इसके अंकल ने वहाँ का जो दलवाई था, दलवाई कौन, दलवाई क्या होता है, कमांडर इन चीफ या डिफेक्टो हेड या वर्चुअल रूलर होता है। तो वो दलवाई कौन था, दलवाई वहाँ पर देवा राजा था, देवा राजा। और उसका देवा राजा का ब्रदर कौन था, नंजा राजा था। ठीक है, तो इन्होंने देवा राजा ने शाहबाज को, देवा राजा ने शाहबाज को कमांड संभालने के लिए दिया, जिसमें 100 कैवेलरी यानी 100 कैवेलरी थी और 2000 इन्फेंट्री थी। यानी 100 कैवेलरी का मतलब हो गया घुड़सवार, यानी 100 घुड़सवार, और 2000 इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक। तो 100 कैवेलरी और 2000 इन्फेंट्री का कमांड संभालने के लिए किसको दिया गया, शाहबाज को दिया गया। किसको, शाहबाज को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से और हैदर अली को शाहबाज के अंदर में काम करने के लिए कहा गया। तो चलो ठीक है, अब इस कहानी को रोकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब हम, यहाँ के बाद से हम डायरेक्ट कहाँ जाने वाले हैं, सेकेंड कर्नाटिक वॉर में जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम रोकते हैं, सेकेंड कर्नाटिक वार में जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर रोकते हैं और थोड़े बहुत डिस्कशन अब करते हैं कर्नाटक के वार के बारे में। तो चलो देखते हैं कि कर्नाटक का वार कैसे स्टार्ट हुआ, कर्नाटक के वार में कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया पर उसका इम्पैक्ट क्या रहा, मतलब इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव क्या रहा, और उसके काज क्या थे, यानी कारण क्या था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये सब के इतने सारे पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट कर्नाटक वार का। तो देखो, हर एक कहानी को बस जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आप वैसे वैसे समझते रहिए। एग्जाम में चाहे जितना भी घुमा ले क्वेश्चन, और एक बात ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर सरफेस से क्वेश्चन आया, कहने का मतलब अगर क्वेश्चन आसान आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ आप ही कर पाएंगे। भाई सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन आसान है तो उसको तो सभी अटेम्प्ट कर लेंगे, उसमें मैक्सिमम लोगों का सही हो जाएगा। तो फिर सिलेक्शन किसका होगा, तो सिलेक्शन तो उसी का होगा जो, देखो यार, परसेंटेज क्या होता है, जो भी परसेंटेज बनता है उसमें अगर कोई भी फेल होता है तो मतलब जो जो थोड़ा बहुत अच्छे खासी तैयारी किया रहता है और वो फेल हुआ, इसका मतलब वो ज़्यादा नंबर से नहीं फेल होता, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे ही नंबर से वो फेल होता है। क्यों इतने नंबर से फेल होता है, क्योंकि वो सरफेस वाली चीज़ें तो पढ़ के रखा रहता है एकदम दिमाग में, और अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो एक बार दिमाग में बैठा लेना, सिलेक्शन पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यार देखो इस समय तो मोबाइल में इतने ऐप आ रहे हैं और ऐप को अपलोड किए रहते हैं। ठीक है, वो देखो हफ्ते में एक बार जरूर अपडेट हो जाता है। भाई वो क्यों अपडेट हो रहा है, तो इसी तरीके से आपको भी अपने आप को अपडेट करते रहना है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि, देखो यार जितना हमको याद है वो तो हमारा है ही, ठीक है, लेकिन अभी मेरे सामने जो याद जो नहीं है, अब क्या करते हैं उसको हम अपना याद कर करके कम से कम अपना वो बढ़ाते रहें। नॉलेज अगर नहीं बढ़ाएंगे तो एग्जाम में नंबर लाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो हर साल क्राइटेरिया बढ़ना एकदम तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो थोड़ा सा अब देखते हैं कर्नाटिक वार के बारे में। देखो कर्नाटिक वार, इंग्लिश में इसको लिखेंगे कर्नाटिक और हिंदी में बोलेंगे इसको कर्नाटक वार्स। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा यहाँ पर फर्स्ट कर्नाटक वार। देखो फर्स्ट कर्नाटक वॉर में ये सबसे पहले तो देखते हैं कि देखो इस जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था इसमें इंडिया पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ा था। ये युद्ध स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हुआ था। ठीक है, यानी यूरोप में हुआ था। शुरू क्यों हुआ था, तो देखो वहाँ पर ये चल रहा था, युद्ध चल रहा था, द वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन। तो सबसे पहले वहाँ पर हम एक यहाँ इसके अंदर में पॉइंट लिखने वाले हैं कि the war of the Austrian succession। तो ये चल रहा था उत्तराधिकार का युद्ध। सक्सेशन का मतलब हो जाएगा उत्तराधिकार, ऑस्ट्रियन का मतलब ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, अभी भी यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। इसके
कितने कितने इसके नेबरिंग कंट्री है, ये चीज आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसके साथ साथ आपका ज्योग्राफी वाला भी थोड़े बहुत पॉइंट कवर होता चला जाएगा। तो जो भी पॉइंट मैं बोलूँ उसको आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। आप एक्टिव रहेंगे तो आपको चीज़ें सीखने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आपका सेल्फ वर्क है, तो इसमें इसमें आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। तो जितने पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग ढूंढते रहिएगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर था एक हब्सबर्ग, हब्सबर्ग, यहाँ पर एक शासक था, हब्सबर्ग में एक शासक था जिसका नाम था, क्या था, एम्परर था, एम्पर, एक एम्परर था, ठीक है, एक शासक था जिसका नाम था, इसका नाम क्या था, जोसेफ, ठीक है, जोसेफ। अब इसका हो गया मृत्यु, यानी ये कब, 1711 में इसका हो गया डाइड, डेथ यानी डाइड, मरा, कब मरा, 1711 में, ठीक है, ये 1711 में मर गया। इसके बाद से राजा कौन बना, यानी इम्परर बना, इसके बाद से राजा बना चार्ल्स, चार्ल्स सिक्स, ठीक है, इसके बाद से राजा कौन बना, चार्ल्स सिक्स बना, ठीक है। जोसेफ और चार्ल्स सिक्स में एक हुआ था म्यूचुअल एग्रीमेंट, क्या हुआ था, म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट में क्या था, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था, और इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि अगर दोनों में से किसी के यहाँ लड़के ने जन्म नहीं लिया, क्या कहा गया, जोसेफ और चार्ल्स, यानी इन लोगों में किसी के घर लड़के ने जन्म अगर नहीं लिया तो क्या होगा, जो शासन का अधिकार होगा वो किसके लड़कियों को होगा, पहले होगा जोसेफ की लड़कियों को होगा, देन उसके बाद से चार्ल्स को होगा। तो देखो जब ये मरा, इसके इसके यहाँ दो डॉटर्स थे, यानी इसकी दो लड़कियां थी, डॉटर्स, इसका दो डॉटर्स थी, जिनका एक का नाम था मारिया जोसेफा, मारिया, देखो मारिया जोसेफा, और दूसरी लड़की का नाम था मारिया अमेलिया। दो लड़की थी, एक का नाम था मारिया जोसेफा, एक का नाम था मारिया अमेलिया, ठीक है। और इत्तेफाक से इसके यहाँ भी, चार्ल्स के यहाँ भी लड़की ने ही जन्म लिया, यानी इसकी भी डॉटर, इसके डॉटर का क्या नाम था, इसके डॉटर का नाम था मारिया थेरेसा, तो मारिया थेरेसा। और इसका जन्म कब हुआ था, तो ये जन्मी थी 1717 में, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था, 1717 में, बॉर्न 1717, ठीक है। तो देखो मारिया थेरेसा का जन्म है, तो अब देखो जब ये तो मर गया था, 1711 में ही मर गया था, कौन, जोसेफ 1711 में ही मर गया था। मारिया का जन्म हुआ था 1711 में, इससे पहले अभी इसको उम्मीद नहीं थी। तो ये देखो अब ये क्या हुआ, जब इसके यहाँ भी लड़की ने ही जन्म लिया तो अब हुआ अंदर ही अंदर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। अब ये होने लगा कि अब शासक यानी कौन एम्पायर को, इस एम्पायर को, हब्सबर्ग एम्पायर को अब कौन संभालेगा, यानी ऑस्ट्रिया की रानी अब कौन बनेगी। तो इनमें ये हो गया। तो देखो अब चार्ल्स ने क्या किया, इन दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाने की कोशिश की और कहा कि ये दोनों यानी कौन, मारिया थेरेसा और मारिया जोसेफा एंड मारिया अमेलिया, इन दोनों को समझाया, कहा कि ये लोग किसके लिए, मारिया थेरेसा के लिए अपना जो राइट्स है, जो अधिकार है वो छोड़ दें, अबेंडन कर दें, यानी त्याग दें। तो अब ये डिस्प्यूट धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फैल गया। तो यहाँ से अब इसके सपोर्ट में कौन आ गया, मारिया थेरेसा के सपोर्ट में आ गए ब्रिटेन वाले, मारिया थेरेसा के सपोर्ट में ब्रिटेन आ गया। अच्छा, ब्रिटेन इसके सपोर्ट में आया, ये इसको यानी ऑस्ट्रिया की रानी बनाने के लिए किसको सपोर्ट करने लगे, ब्रिटेन वाले। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, और भी उसके अगल बगल में जो कुछ कंट्री थी वो भी ब्रिटेन का ही यानी मारिया थेरेसा के ही साथ में थी। इसके अगेंस्ट में आ गया, इसके अगेंस्ट में कौन आ गया, फ्रांस आ गया। अब यहाँ पर हो गई कट्टर दुश्मनी, किसमें हो गई, ब्रिटेन और फ्रांस में हुई जबरदस्त की दुश्मनी, ठीक है।
इसका इम्पैक्ट दिखा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी भारत में भी इसका इम्पैक्ट दिखा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में आई थी, और फ्रांस की जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी भारत में आई थी। तो इसमें अब देखो यहाँ से हो गया, चलो इतने चीज़ें हो गई। अब थोड़े से इसको हम रफ करते हैं, क्योंकि अभी और ज़्यादा हमको स्पेस की ज़रूरत है। तो चलो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से हम कहानी को और आगे शुरू करने वाले हैं। तो हम यहाँ से इसको, चलो हाँ यहाँ तक ये सब हटा देते हैं। तो बस आप एकदम एक जैसे जैसे सीक्वेंस में बता रहे हैं, जैसे जैसे लिख रहे हैं, अगर इस तरह के आप नोट्स बना लेंगे तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं। एक बार आप पढ़ने के बाद दूसरी बार में आप रिवीजन 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये सारी का सारी डेटा, हर एक चीज़ एकदम एग्जैक्ट डेट आपको याद हो जाएगा। तो ईयर के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आप देखते रहिए। तो अब कहानी किसके किसके बीच में आ गई? ब्रिटेन नहीं, हाँ ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे अब हम इंडिया में आ रहे हैं तो ये ब्रिटेन नहीं, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच, इनके बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। ठीक है, डिस्प्यूट किनके बीच में स्टार्ट हुआ? इनके बीच में। फ्रेंच के ऑफिशियल यानी इसके जो अधिकारी थे, फ्रेंच वालों को कहा कि इंडियन यानी इंडिया में आप लोग इंग्लैंड वालों से कोई भी झगड़ा ना करें, मतलब कन्फ्लिक्ट करने से अवॉइड करने के लिए कहा गया फ्रेंच वालों को। इनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आप लोग कोई भी कन्फ्लिक्ट ना स्टार्ट करें, किससे? ब्रिटिश से। तो और जबकि ब्रिटिश वाले क्या हुए? ब्रिटिश वाले ऐसा कोई वो नहीं किए। ब्रिटिश वाले क्या किए कि जितने भी इंडियन ओशन में फ्रेंच के शिप मिल रहे थे उनको डुबो दे रहे थे, और इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, इन सब जगह में जो भी शिप्स किसके फ्रेंच वालों का मिल रहा था वो इंग्लैंड वाले क्या कर रहे थे? उसको डुबो दे रहे थे। ठीक है, तो अब इसका इसका क्या था? इसका एडमिरल था, एडमिरल। इसका एडमिरल का क्या नाम था? तो इसके एडमिरल का नाम था एडवर्ड पीटन। एडवर्ड पीटन। और फ्रेंच का कमांडर, फ्रेंच का कमांडर का क्या नाम था? फ्रेंच का कमांडर का नाम था ला बोर्डो, ला बोर्डो नाइस, ला बोर्डो नाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब ये जो युद्ध है यहाँ इंडिया में, इनके बीच में युद्ध हो गया। कहाँ? नागापट्टनम पर इनके बीच में युद्ध हुआ। ये ब्रिटिश वाले क्या हो गए? कमजोर पड़ने लगे। तो ये किधर भाग गए? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की तरफ भाग गए। ये बंगाल की तरफ भाग गए। मद्रास पर कौन कैप्चर कर लिया? मद्रास पर ला बोर्डोनाइस ने मद्रास पर कैप्चर कर दिया। कैप्चर मद्रास। तो मद्रास पर कैप्चर किसने कर लिया? ला बोर्डोनाइस ने मद्रास पर कैप्चर कर लिया। और मद्रास पर कैप्चर मतलब मद्रास में जो भी आउटपोस्ट थे, मद्रास में जो आउटपोस्ट, ब्रिटिश के आउटपोस्ट मतलब चौकियां थी, उस पर किसने कैप्चर कर लिया? ला बोर्डोनाइस ने कैप्चर कर लिया। लेकिन ला बोर्डोनाइस ने अंग्रेज से प्रॉमिस किया कि जितने भी इन्होंने मद्रास पर यानी जितने भी मद्रास में उनकी आउटपोस्ट यानी चौकियों पर कब्जा किए हैं ये उनको वापस दे देगा। इसी समय एंट्री होती है किसका? फ्रेंच के गवर्नर का। एक फ्रेंच का गवर्नर आता है जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर होता है। गवर्नर, गवर्नर। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। देखो हर एक नाम मैं एकदम पूरे डिटेल में लिख रहा हूँ, हर एक नाम जितना है पूरा लिख रहा हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपको मेन राइटिंग लिखनी होगी तब भी ये वीडियो आपके लिए सफिशियंट है। इस वीडियो में आपको इतनी सारी डेटा प्रोवाइड की जाएगी, इतनी डेटा प्रोवाइड की जाएगी, आपको बस क्या करना है? बस पेशेंस रखना है और इसको याद रखना है। आपका काम क्या है? सिर्फ याद करना। और कैसे याद करना है? जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप बस वैसे ही समझते रहिए। तो अब यहाँ पर फ्रेंच गवर्नर आया। कौन? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर
जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स। और आपको 60 में सिर्फ इसी को याद रखना है, डुप्लेक्स ही याद रखना है। ये तो उन बच्चों के लिए है जिनको मेन राइटिंग लिखनी होगी, क्योंकि सिर्फ डुप्लेक्स नहीं, अगर मेन राइटिंग लिख रहे हैं, राइटिंग इफेक्टिव बनाना है, तो इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो चलो, तो यहाँ पर डुप्लेक्स आया। डुप्लेक्स ने जो ये बोर्डो ने इसने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को इसने क्या कर लिया, वापस कर लिया। इसने कहा कि नहीं, जो कैप्चर किए गए हैं उसको मैं वापस नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। तो अब यहाँ से, अब देखो ये हो गया। तो अब यहाँ पर था कर्नाटक का नवाब। कर्नाटक का जो नवाब था, कर्नाटक का जो नवाब था, वो किसका सपोर्ट कर रहा था? वो ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहा था। कौन? कर्नाटक का नवाब, यानी नवाब ऑफ कर्नाटक, नवाब ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का जो नवाब था वो किसका सपोर्ट कर रहा था? ये सपोर्ट कर रहा था किसका? ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, ये ब्रिटिश का सपोर्ट कर रहा। जब इसको पता चला, कर्नाटक के नवाब को पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो ये 10,000 सैनिकों को भेजा। 10,000 मैन आर्मी। अब आप लोगों के लिए एक काम है। 10,000 यहाँ मेन आर्मी, मैन आर्मी, दो चीज हो सकता है, एक तो मेन आर्मी हो सकता है और एक मैन आर्मी हो सकता है। लेकिन चलो मैं सही आंसर बता देता हूँ, ये एकदम सही है। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये क्यों सही है। यहाँ मैन आर्मी है, यहाँ मेन आर्मी क्यों नहीं हुआ? तो इसने भेजा, और ये आर्मी कहाँ आए? अडयार। ये आर्मी अडयार रिवर के पास आए। ये आर्मी कहाँ आए? अडयार रिवर के पास आए। इधर से फ्रेंच वाले आए। फ्रेंच वाले संख्या में बहुत कम थे और ये संख्या में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, लेकिन इनके पास क्या थी? पूरी ट्रेंड सैनिक थी। जितने भी फ्रांस के पास जो भी सैनिक थी, एकदम वेल ट्रेंड थी। और इसके पास क्या थी? सैनिक जो भी थी वो ट्रेंड सैनिक नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया। कर्नाटक के नवाब ने जो 10,000 सैनिक भेजा था, इनके बीच और ये फ्रांस के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जो कि किसके नाम से जाना जाता है? कि द बैटल ऑफ एडियार। द बैटल ऑफ अडयार। द बैटल ऑफ अडयार क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो युद्ध हुआ है वो अडयार रिवर के, ये अडयार क्या है? ये अडयार एक रिवर है। ठीक है, अडयार रिवर के तट पर हुआ था, इसलिए इसको द बैटल ऑफ अडयार के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रांस वालों की जीत हुई। अच्छा, एक बात और है, फ्रांस वाले कोशिश कर रहे थे फोर्ट सेंट डेविड। फ्रांस वाले फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन इस पर ये कौन नहीं कब्जा कर पाए? फ्रांस वाले कब्जा नहीं कर पाए। तो लेकिन इसके बाद भी मद्रास किसके पास था? फ्रांस वालों के ही पास था। तभी इसका यूरोप में यानी टाइम आया। मैंने ये तो बताना भूल ही गया, यूरोप में टाइम आया। देखो, एक चीज मैंने बताना भूल गया था कि ये जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था, इसका टाइम पीरियड कितने से कितने था? तो 1746 से 1748 तक चला। अब टाइम आया 1748 का, और यूरोप में हुआ एक संधि। कब? अब टाइम आ गया 1748 का। अब ये टाइम आ गया 1748, और यूरोप में हुआ एक संधि, जो कि किस नाम से जाना जाता है? द ट्रिटी ऑफ एक्स ला शॉपेल। द ट्रीटी ऑफ एक्सला-शापेल की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि 1748 में हुआ। और इस संधि, ये एक्सला-शापेल क्यों जाना जाता है? क्योंकि एक्सला-शापेल एक जगह है। इस जगह को, ये नाम फ्रेंच नेम है, तो इस जगह पर ये ब्रिटेन में है, तो यहाँ पर संधि हुई। इसकी वजह से इस संधि का नाम रख दिया गया एक्सला-शापेल की संधि। और इसमें क्या हुआ कि इसमें यानी मारिया थेरेसा थी, किसकी पुत्री थी मारिया थेरेसा? चार्ल्स सिक्स की पुत्री थी। उसको क्या किया गया? यहाँ पर राजा, वहाँ पर ऑस्ट्रिया के क्वीन बना दिया गया। ठीक है, उसके वजह से ये संधि क्या हो गया, यानी ये जो भी लड़ाई हो रहा था, सब कुछ क्या हो गया? शांत हो गया। और इंडिया में भी इसका क्या हो गया? इंडिया में भी ये युद्ध समाप्त हो गया। यानी ये जो फर्स्ट कर्नाटिक वार था वो कब से कब तक चला? तो फर्स्ट कर्नाटिक वार 1746 टू 1748 तक चला। ठीक है, इतनी सारी पॉइंट आपको
अब हमको लगता है कि याद हो जाएगा। चलो अब इस पर हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंड कर्नाटक वॉर के बारे में। तो इंडिया में क्या किया गया, इंडिया में जो भी मद्रास इसने कैप्चर किया था, फ्रांस वालों ने मद्रास किसको वापस कर दिया, फ्रांस ने मद्रास पर कैप्चर किया, वो ब्रिटिश वालों को क्या कर दिया, वापस कर दिया। किसके बदले में, तो लुइसबर्ग, नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है लुइसबर्ग, वो पहले फ्रांस का था, उस पर कब्जा किसने कर लिया था, अंग्रेजों ने कर लिया था। तो वहाँ नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग किसको दिया गया, फ्रांस वालों को दिया गया। और यहाँ पर मद्रास यानी फ्रेंच वालों ने मद्रास किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। किस संधि पर, तो ये एक्सला-सॉपेल की संधि में ये सारी चीजें डील की गई, यानी ये सब डील कौन सी संधि में हुई, एक्सला-सॉपेल की संधि में हुई। चलो और नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं ये वीडियो कितनी लंबी जाती है। आप लोगों को काम क्या करना है, बस पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस बनाकर बस आपको चीज़ें देखना है। अगर आपको चीज़ें एक पूरी सीक्वेंस वाइज, एक वेल सीक्वेंस में अगर चीज़ें आपके पास जा रही है तो आपका काम है सिर्फ पढ़ना। क्योंकि देखो, अगर आप खुद से नोट बनाएंगे, एक बार आप नोट बनाकर खुद से फिर देखिए कितना टाइम लगता है। तो ये सब टाइम अगर आपको 1 घंटे या जो भी 1.5 घंटे में अगर इतनी कंटेंट आपके पास पहुंच जा रही है पूरे सीक्वेंस वाइज में एज ए कहानी के रूप में, तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत सही है। तो चलो और एक बात और, पढ़ाते समय तो मैं भूल ही जाता हूँ कि ये भी बोलना रहता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये सब करते रहिए। ये सब काम आप लोग अपना करते रहिए, क्योंकि मैं ये सब बोलना बीच बीच में भूल जाता हूँ पढ़ाने के चक्कर में। तो आप अपना काम करते रहिए, आपका बस 3-4 काम है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सब आप करते रहिए। ये सब करेंगे तो थोड़ा मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि तब रिजल्ट दिखता है। क्योंकि रिजल्ट इसलिए दिखता है कि लगता है कि हाँ, जो यहाँ पर एफर्ट लगाया जा रहा है उसका सही, हर सही जगह वो जा रहा है। तो चलो देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड कर्नाटक वॉर। सेकेंड कर्नाटक वॉर, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब से कब तक हुआ, तो देखो ये स्टार्ट हुआ 1749 से और 1754 तक चला, ठीक है। ये कब से स्टार्ट हुआ, 1749 से स्टार्ट हुआ, 1754 तक चला, ठीक है। अब देखते हैं इसके पीछे रीजन क्या था, ये वॉर क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये सारी चीजें, हर एक चीज का डिस्कशन यहाँ पर होगा। बस आपका काम क्या है, बस पेशेंस बनाकर बैठे रहिए, देखते रहिए। बस वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक बार बैठिए, चाहे कितना हो लंबी वीडियो हो, अगर एक बार बैठना यानी देखना स्टार्ट कर दिए तो आप उसको खत्म करने, लेकिन चलिए मान लीजिए नहीं मन कर रहा है बीच में, तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। वो तो आपके ऊपर है कि आप कितने देर तक बैठ सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कंपटीशन में अच्छा रैंक लाना, आपको देर तक तो बैठना ही पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं इसमें। तो सेकेंड कर्नाटिक वार का अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो बात है, यानी कहानी है 1707 की। 1707, अब इसमें क्या हुआ था, औरंगजेब की हो गई मृत्यु। औरंगजेब एक ऐसा मुगल एम्पायर था जो कि पूरे मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर राज्य करने वाला एम्पायर है, ठीक है, मुगल एम्पायर में। वैसे देखें तो पूरे इंडिया, जो अभी इंडिया अपना दिख रहा है, वो सब पहले किस में था, मुगल एम्पायर में था, ठीक है, और औरंगजेब के अंडर में था। तो जब उसकी हो गई मृत्यु, कब हुई, 1707 में औरंगजेब की हो गई मृत्यु। तब आया, उसके बाद से आया बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट आया, ये रहा कमजोर, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए वो इतने कमजोर रहे कि वो लोग दिल्ली तक ही सिमट कर रह गए। क्योंकि जब उसके बाद से देखो, औरंगजेब के मरने के बाद बहुत सारे राज्य क्या हो गए, अलग हो गए, अपने आप को इंडिपेंडेंट, जैसे कि बंगाल अपने आप को मुंशी कुली खान के उसमें अपने आप को अलग कर लिया। हैदराबाद का निज़ाम चिंगेज़ खान के ने उसमें उस चिंगेज़ खान ने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। कर्नाटक उस समय था, कर्नाटक भी उस समय दोस्त अली खान के द्वारा उसमें अलग कर दिया गया, यानी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया। इस तरह से बीजापुर और भी है स्टेट है जो कि उस समय क्या हो गए, अपने आप को सब
क्या करें, इंडिपेंडेंट घोषित कर लिए, ठीक है, डिक्लेयर कर लिए। तो हमको सिर्फ दो लोगों, इसमें सिर्फ दो नाम चाहिए। कौन कौन सा चाहिए? एक हैदराबाद चाहिए और एक कर्नाटक चाहिए, क्योंकि यही दोनों नाम क्या है, ये दोनों नाम ही सेकेंड कर्नाटिक वॉर से जुड़ा हुआ है। क्या है? पहला नाम क्या है? कर्नाटक, और सेकेंड क्या है? हैदराबाद। ठीक है, देखो कर्नाटक पर कौन शासन कर रहा था? दोस्त अली खान। कौन था? दोस्त। कर्नाटक पर कौन शासन कर रहा था? दोस्त अली खान। ठीक है, दोस्त अली खान। ये कहाँ पर कौन शासन कर रहा था? कर्नाटक पर। और हैदराबाद में कौन था? तो हैदराबाद का निजाम के नाम से ही जाना जाता है। इसका नाम क्या था? हैदराबाद के निजाम चिंगिस खान के नाम से जाना जाता है। इसका कई नाम है, चिंगिस खान है, जोसेफ, क्या है, आसफ, आसफ जा फर्स्ट। ठीक है, देखो आसफ जा फर्स्ट के नाम से मैंने आसफ जा लिखा है। इसी का बहुत सारा नाम है, चिंगिस खान है, दूसरा नाम क्या है, चिंगिस खान के बाद क्या है, कमरुद्दीन, कमरुद्दीन खान है। उसके बाद से और भी इसके बहुत नाम है, बहुत सारे टाइटल इसको मिला गया। देखो कुछ टाइटल औरंगजेब ने दिया, फिर उसके बाद जो शासक आया बहादुर शाह उसने दिया, फिर जहांदार शाह आया उसने दिया। ऐसे इसको बहुत सारा टाइटल मिला है, जिसमें से एक नाम आपको याद करके रखना। एक नाम नहीं, आप जितना नाम याद कर सकते हैं वो तो आपके ऊपर है, वो आपका प्लस पॉइंट है। क्या जरूरी कि हो सकता है, मैंने आसफ जा क्यों लिखा, क्योंकि चिंगिस खान आप पढ़े होंगे। कमरुद्दीन, कमरुद्दीन खान ये भी हो सकता है आप पढ़े हो। तो एक और नाम नया ऐड कर लेते हैं, आसफ जा, ये भी हो सकता है आप पढ़े हो, कोई बात नहीं। तो चलो अब देखते हैं यहाँ से कहानी क्या होती है। हैदराबाद में कहानी क्या हो रही थी, यहाँ पर इसका सन लड़का, और इसका सन लड़का कौन था? नासिर। इसका लड़का कौन था? नासिर जंग। इसका लड़का था नासिर जंग, और इसकी डॉटर यानी पुत्री, डॉटर, डॉटर का लड़का, इसकी डॉटर का सन यानी लड़का, उसका क्या नाम था? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग, ठीक है, तो मुजफ्फर जंग, ठीक, दो लोग हुए। अब यहाँ पर हैदराबाद का निजाम इसकी हो गई, ये मर गया। तो जब ये मरा, हैदराबाद का निजाम, इसको लॉन्ग टाइम ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद में बोलते हैं। तो जब ये मरा तो अब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ इन दोनों के बीच में। कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ किसके किसके बीच में? नासिर जंग और, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई। तो इनके इनके बीच में, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा जो भी है। तो इनके इनके बीच में स्टार्ट हुआ गद्दी को बैठने के लिए। तो अब ये कहाँ पर था? ये उस समय आरकाट में था, आरकाट में था। ये कहाँ था उस समय? आरकाट में था। काट कहाँ है? कर्नाटक में ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब नासिर जंग का कौन सपोर्ट कर रहे थे? नासिर जंग का सपोर्ट करने आ गए ब्रिटिश। नासिर जंग का सपोर्ट करने कौन आ गए? ब्रिटिश आ गए। अब जिसको ब्रिटिश सपोर्ट करेंगे तो किसी न किसी के अगेंस्ट में फ्रांस वाले तो पहुंचते ही थे। तो मुजफ्फर जंग के सपोर्ट में कौन आ गए? फ्रांस। फ्रांस वाले किसके सपोर्ट में आ गए? मुजफ्फर जंग के सपोर्ट में आ गए। तो ये तो हैदराबाद की कहानी रही। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, कर्नाटक में क्या चल रहा था? तो दोस्त अली खान का सन इन लॉ था। दोस्त अली खान का कौन था? सन इन लॉ। सन इन लॉ, एक इसका नाम था, सन इन लॉ था, इसका नाम था चंदा साहिब, चंदा साहिब, और इसका नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। अब इन दोनों में भी क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। किसके किसके बीच में? वेसेस मतलब होता है। अब इन दोनों में, ये जब दोस्त अली खान जब मरा तो अब स्टार्ट हुआ इन दोनों में सक्सेशन के लिए युद्ध शुरू हो गया। अब इसका चंदा साहेब का सपोर्ट और मोहम्मद अली, ठीक है। तो चंदा साहेब का सपोर्ट कौन कर रहे थे? चंदा साहेब का सपोर्ट कर रहे थे
फ्रेंच, फ्रांस वाले इसका सपोर्ट कर रहे थे और इंग्लिश अंग्रेज किसका सपोर्ट कर रहे थे, यानी अंग्रेज यानी ब्रिटिश वाले किसका सपोर्ट कर रहे थे, मोहम्मद अली का। ठीक है, अब देखो इतनी कहानी एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखो आसफ जाह कहाँ का था, हैदराबाद का निजाम था। दोस्त अली खान कहाँ का था, कर्नाटक का नवाब था। ये निजाम कहलाते, ये कर्नाटक का नवाब कहलाते हैं, बंगाल का नवाब कहलाते हैं, हैदराबाद का निजाम। तो ठीक है, जो भी हैदराबाद में शासक बनेगा वो वहाँ का निजाम कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब ये मरा, आसफ जाह फर्स्ट मरा, तो इसके सन यानी लड़के नासिर जंग और आसफ जाह का क्या है ग्रैंड सन मुजफ्फर जंग में युद्ध हुआ। ये क्या हुआ, किसी कारणवश ये मर गया। कौन मर गया, नासिर जंग मर गया। अब निजाम बनने का रास्ता इसका हो गया साफ। ठीक है, अब ये हो गया निजाम, हो गया हैदराबाद का। अब इधर चंदा साहब की कहानी आती है, तो इसके ऊपर मराठों ने कर दिया था अटैक। किसके ऊपर, चंदा साहब के ऊपर मराठों ने किया था अटैक। और इसके नहीं, चंदा साहब के ऊपर अंग्रेजों ने अटैक किया। चंदा साहब के ऊपर अंग्रेजों ने अटैक किया और उसमें इसका लड़का मारा गया। तो डर के मारे ये भागा तंजावुर की तरफ। वहां पर इसको मराठों ने क्या कर लिया, बंदी बना लिया और इसको मार डाला। कर्नाटक के लिए अब किसका रास्ता हो गया साफ, मोहम्मद अली का रास्ता हो गया साफ। ठीक है, अब यहाँ पर बन गया कर्नाटक का मोहम्मद अली। ठीक है, ये हो गया। अब चलो थोड़ा से मुजफ्फर जंग के बारे में देखते हैं। तो मुजफ्फर जंग के बारे में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो मुजफ्फर जंग ये भी मारा गया। अब किसी कारणवश इसकी भी क्या हो गई, हत्या हो गई। ठीक है, किसकी हत्या, मुजफ्फर जंग की। इसके बाद से गद्दी पर कौन बैठा, सलाहबाद जंग बैठा। सलाहबाद जंग, अब गद्दी पर कौन बैठा, सलाहबाद जंग गद्दी पर बैठा। ठीक है, सलाहबाद जंग कौन है, तो नासिर का ब्रदर। ठीक है, सलाहबाद जंग गद्दी पर बैठा। अब इसके ऊपर क्या किए, अटैक कर दिए अंग्रेज। इसके ऊपर कौन अटैक कर दिए, अटैक अंग्रेज, यानी ब्रिटिश क्या कर दिए, इसके ऊपर अटैक किए, सलाहबाद के ऊपर ब्रिटिश अटैक किए, इसको मारे। तो अब पूरे इसमें देखो कर्नाटक और हैदराबाद, इस पूरे में एक ही बचा, मोहम्मद अली बचा, और बाकी सभी जो थे ये क्या हो गए, मारे गए। तो ये फाइनली क्या बन गया, निजाम, ये बन गया निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद कौन बन गया, निजाम ऑफ हैदराबाद, मोहम्मद अली। किस नाम से बना, तो ये नाम, इसका नाम हो गया मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली वल्ला जा, वल्ला जा खान के नाम से। मोहम्मद अली वल्लाह खान के नाम से ये बैठ गया गद्दी पर। अब ये किसका सपोर्ट कर रहा था भाई, इसको बैठाने में मेन रोल अंग्रेजों का था। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा था, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, अब आया टाइम 1754 का। कौन सा टाइम आया, 1754 का। इसमें क्या हुआ, अच्छा हाँ एक बात और, देखो थोड़ी सी कहानी, सेकंड कर्नाटक वार में एक कहानी बीच में थी, छूट गई। वो कहानी ये थी कि जो नंजा राजा बोले थे, नंजा राजा कौन है, देवा राजा का ब्रदर। देवा राजा कौन है, तो वो दलवई है, कहाँ का, बौड़िया डायनेस्टी का दलवई है। वो क्या किसके सपोर्ट में आया था, वो नासिर जंग के सपोर्ट में आया था। ठीक है, नासिर जंग के सपोर्ट में आया था। लेकिन ये अब कैसे मरा, ये तो थोड़ा सा हमको नहीं याद आ रहा है। तो ये मर गया, जिसकी वजह से वो क्या कहे, वो वापस चले गए और ये हो गया, बन गया वहाँ का क्या, निजाम बन गया। इसके मुजफ्फर जंग के बाद कौन बना, ये भी ज़्यादा दिनों तक नहीं निजाम बना रहा, ये भी मारा गया। उसके बाद से सलाहबाद जंग बना। ठीक है, सलाहबाद जंग बना तो इसको, इसके ऊपर अंग्रेज अटैक किए, इसको मार के इसको बना दिए, मोहम्मद अली वल्लाह जाह को बना दिए हैदराबाद का निजाम। और इस तरीके से अब कहानी आ गई, कहाँ आ गई, 1754 की कहानी आ गई। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में हुआ था द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। क्या हुआ था, द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी।
पौंडीचेरी की संधि के साथ इस युद्ध का क्या कर दिया गया, विराम कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम डिस्कशन करने वाले हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर के बारे में। ओके, थोड़ा से हम पानी पीकर आते हैं, उसके बाद से फिर कंटिन्यू करते हैं।